हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपका एग्जाम सितंबर 2026 में आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर रहता है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट आपका रहता है ग्रुप 1 के अंदर। ऑलमोस्ट 90% बच्चे से परेशान रहते हैं। तो ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे। लास्ट के 6 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पर आपको समझ में आएगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बेसिस पर कि आपका एबीसी एनालिसिस क्या रहेगा। मींस आपके कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, किस सीक्वेंस में मैंने चलना है लास्ट के टाइम पर रिवाइज करते हुए, उस सब चीजों की बात हम लोग करेंगे। फिर आपको मैं दूंगा कुछ प्रो टिप्स इस वाली वीडियो के अंदर, जो कि आपने लास्ट डेज में फॉलो करनी है, कि भाई कुछ कुछ ऐसी बातें जो कि आपने ध्यान रखनी तैयारी करते हुए। फिर उसके बाद लास्ट में एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी दूंगा। ये जो लिस्ट है ये मेरे वाले क्वेश्चन बैंक से है, तो अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मुझे जस्ट एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको मैं ये वाला क्वेश्चन बैंक फ्री में दे दूंगा। ये इसके अंदर आपको लिस्ट दे रखी है, टोटल आपके 109 क्वेश्चंस की लिस्ट है। जरूरी नहीं है सारे करने हैं, बट स्टिल ये वो वाले क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स को कवर कर लेते हैं। राइट, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाकर दी है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं आ जाओ हमारा सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट टैक्स का पेपर पैटर्न। देखो भाई, टोटल 6 अटेम्प्ट्स को हमने एनालिसिस किया है। एंड आपका जो पेपर रहता है ना, मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। आपका जो पेपर रहता है ना डायरेक्ट टैक्स का, वो रहता है आपका टोटल 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का, उसमें से आपके 15 मार्क्स के तो हो जाते हैं आपके एमसीक्यू, एंड बाकी के बचे हुए कितने बार 35 मार्क्स आपके बचे, वो रहता है आपका डिस्क्रिप्टिव। सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, वो रहता है डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना, हम लोग इसकी बात करेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहे। एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है आपका। एंड मोस्टली क्या होता है एमसीक्यू में आपका, कैसे देते हैं, आपके जो 2 केस सिनेरियोज होते हैं। एक एमसीक्यू का केस सिनेरियो आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि टोटल इनकम निकालो, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालो। तो दैट इज अ प्रॉपर फुल साइज क्वेश्चन। उसके अंदर आपको टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, सब कुछ आपने करना ही है। वो बड़े वाले लेवल का क्वेश्चन आता है, जस्ट विदाउट प्रेजेंटेशन आपको करना होता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा छोटा आता है, उसमें आपको डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, एमसीक्यू आपका कहीं से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना एमसीक्यू जो आता है वो आपको पूरी प्रिपरेशन आप करोगे तभी आप बढ़िया से कर पाओगे। अभी हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर आता है ना आपका 35 मार्क्स का, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है वो रहता है आपका 15 मार्क्स का। ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ये तो आपने करना ही करना है। एंड बाकी आपका होता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एंड एक होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन सभी के ना आपके 2-2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर ए और बी सभी के होते हैं। आपने क्या करना है, तीनों में से कोई एक को आपने छोड़ देना है। जैसे मान लो कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दूंगा, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दो या क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो, किसी एक को आपने हमेशा छोड़कर जाना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया, तो ये मैं स्किप कर दूंगा पूरा। एंड जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं ना, आपने यही करना है उस टाइम पर। 15 मिनट्स में सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने डिस्क्रिप्टिव के अंदर कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। हाँ, एमसीक्यू को भी देखना है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा छोड़ना है। ठीक है जी, आई होप क्लियर है सारा। और ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, इसके अंदर भी पार्ट ए आता है एंड पार्ट बी आता है। ठीक है जी, पार्ट ए हमेशा होता है आपका 6 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, इस तरीके का आता है। और ये जो पार्ट बी आता है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें हमेशा आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, दोनों में से कोई एक आपने करना है। दोनों ही ऑप्शन आपके रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर के आते हैं। तो ये रहता है आपका पेपर पैटर्न, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट से। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। मैं आपको बताता हूं कि भाई कौन से क्वेश्चन में क्या क्या यूजुअली पूछा जाता है। आपका जो पेपर पैटर्न है यूजुअली दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, आपका फिक्स ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ कुछ चीजें कई बार चेंज हो जाती है। जैसे फिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमेशा हमेशा आपका टोटल इनकम ही पूछा जाता है। टोटल इनकम आपसे पूछेगा कि भाई एसएससी की टोटल इनकम निकालो, फिर टोटल इनकम के बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी निकालो, फिर टैक्स लायबिलिटी आ गई तो कभी कभी आपसे टैक्स पेएबल भी मांग लेता है। सर कैसे निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी में से जो प्रीपेड टैक्सेस होते हैं, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, वो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा टैक्स पेबल। एंड क्या होता है आजकल ना, आपका जो क्वेश्चन आते हैं टोटल इनकम का, वो दोनों तरीके से पूछते हैं। आपसे नॉर्मल प्रोविजन भी मांगेंगे और आपका जो 115 बीएससी होता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, उसके अकॉर्डिंग भी मांगेंगे। तो आपने क्या करना है, टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आपका आता है ना, पहले आप उसको सॉल्व करोगे 115 बीएससी के अकॉर्डिंग, अगर दोनों तरीके से मांगा है तो। उसके बाद आप सॉल्व करोगे नॉर्मल के अकॉर्डिंग। राइट, इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन को सॉल्व।
इसके बारे में अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको समझाऊंगा कैसे आपने अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिक्स है 15 मार्क्स का टोटल इनकम का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं ना, इसमें क्या होता है कि यूजुअली आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं आता, लेकिन यूजुअली वो आ जाता है। एंड आजकल क्या हो रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ में ना कोई और चीज भी जुड़कर आ रही है। जैसे देखो, जनवरी 2026 में साथ में एग्रीकल्चर इनकम डाल दिया था। एंड अभी देखो, मई 26 का आपका पेपर हुआ था, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ में कैपिटल गेन भी आ गया। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है ना, ये आपने डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस का पॉइंट है वो छोटा सा चैप्टर है, हम उसको अच्छे से कर लेंगे। एंड जो दूसरा पॉइंट आपका पूछा जाता है, ये काफी इजी पूछा जाता है, काफी इजी। तो ये चैप्टर आपने डेफिनेटली करके जाना है, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आई विल सजेस्ट आपने करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जो कि यूजुअली रेजिडेंशियल स्टेटस का आता है। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है वो आता है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का। ये भी देखो, ये आपका फिक्स है, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स यहां से लेकर यहां तक हर अटेम्प्ट में आपका पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में। एंड ये आपका आता है 4 नंबर का। मैं तो आपको बोलूंगा कि ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसपे आपने एक बारी मेहनत कर ली, आपने एक बारी उसका सेक्शन नंबर, रेट्स, लिमिट एक बारी याद कर लिया ना, अगली बारी से आपको बहुत आसानी से आपको याद रहेंगे। जस्ट उसको आपने रीड करके जाना है, रिवाइज करके जाना है, जो ट्रिक्स लगानी है लगाओ, जो मर्जी करनी है करो, लेकिन इसको याद करके जाना है। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, इसकी एक हमारी समरी शीट भी है, चलो उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का। राइट, ये दोनों मिलकर आपके हो जाते हैं 10 मार्क्स के, आपके आ जाते हैं। ठीक है जी, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये आपका आता है सैलरी का। सैलरी देखो, आपका हर अटेम्प्ट में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पहले ऐसा होता था कि आपको सैलरी ना स्किप करके पूछा जाता था, लेकिन अब आपका सैलरी ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आ जाता है। बट स्टिल इसको मैं लीस्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, कैटेगरी बी के अंदर मैं इसको डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड बहुत ही कम होता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड उसके बाद आपका इतने नंबर का नहीं आता एग्जाम के अंदर। तो अगर आपके पास टाइम कम है ना, एंड आपको सैलरी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मैं बोलूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर देना एग्जाम के अंदर। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आपका आता है या तो अदर सोर्स का, या फिर कभी कभी इसमें कैपिटल गेन भी आ जाता है, एंड कभी कभी दोनों एक साथ भी उठकर आपके आ जाते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 के बी का, या फिर ये भी हो सकता है कभी कभी ये किसी भी हेड से आ सकता है। देखो देखो, यहां पर कैपिटल गेन आ गया, यहां पर भी आपका अदर सोर्स से आ गया, यहां पर आपका देखो सैलरी आ गया, कभी कभी आपका पीजीबीपी भी आ सकता है, किसी भी हेड से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट किसी हेड से आता है, पांचों में से। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो 4 का जो ए पार्ट है ये फिक्स आपका हमेशा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का यहां पर क्वेश्चन आपका आता है। एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के साथ में ना हमेशा एक क्लबिंग का पॉइंट भी जोड़कर देते हैं, तो आपने क्लबिंग और सेट ऑफ डेफिनेटली करके जाना है। ये दोनों हमेशा एक साथ पूछे जाते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा ही आसान है, दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स है, डेफिनेटली करके जाना है आपने। ऑलराइट, बड़ा अच्छा आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड यहां पर आपको मिलेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो है रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट से आता है। ये ऐसा चैप्टर है जो कि कई बार ये बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हाँ इसको भी नहीं छोड़ना, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, ये भी आपको 4 नंबर फिक्स आपको एग्जाम के अंदर देगा। तो ये आपका रहने वाला है पेपर पैटर्न जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के अंदर। राइट, चलो इसके बेसिस पर जो हमने जो पेपर पैटर्न बनाया अभी, उसके बेसिस पर एक बनाया हमने एबीसी एनालिसिस। इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स होते हैं इसको हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी और सी। कैटेगरी ए जो होती है ना, ये वो टॉपिक्स है जो कि आपने 100% कवर करके जाने हैं, बिल्कुल थॉरोली आपने इसको कवर करके जाना है अच्छे से, एक एक पॉइंट को, एक एक एडजस्टमेंट को आपने समझकर जाना है। देखो भी क्या क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले सबसे बड़ा चैप्टर आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीजीबीपी यहां पर आपका आ जाता है। फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है कैपिटल गेन। ये भी आपको काफी सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अगर आपने ये दोनों कर लिए तो आपके 2 बड़े बड़े मेजर हेड आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप करोगे 2 छोटे छोटे चैप्टर्स, इनके बाद क्लबिंग एंड सेट ऑफ। ठीक है जी, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप करोगे डिडक्शंस। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, फिर आप टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बन जाओगे, उसके लायक बन जाओगे, टोटल इनकम का क्वेश्चन आप कर पाओगे। फिर उसके बाद आपने भी टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर निकालना है तो आपको टैक्स रेट याद करने,
सरचार्ज कहाँ लगता है, मार्जिनल रिलीफ कहाँ लगता है, रिबेट कब दी जाती है, एएमटी कब लगता है, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है ताकि आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन सही हो जाए। इस ऑर्डर में आपने चलना है। राइट, जब आपने इतना कुछ कर लिया, फिर उसके बाद देखो अगर क्वेश्चन के अंदर आपका पूछा गया दोनों तरीके से, या तो 115 पीएससी या फिर नॉर्मल, तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो 115 पीएससी एंड नॉर्मल प्रोविजन जो होते हैं उसके डिफरेंसेस मैंने लिखे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। चैप्टर नंबर 13 आप यहां पर चाहो तो लिख लेना, चैप्टर नंबर 13 के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे डिफरेंसेस आपने बाय हार्ट आपको याद करके जाने, ताकि आपका वहां पर हल्की सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 115 बीएससी में क्या है, नॉर्मल में क्या है। जितने डिफरेंसेस हैं आपको सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपने अपने एग्जाम के अंदर लगभग 20 to 25 मार्क्स ऑलरेडी कवर कर लिए। ठीक है जी। फिर आप देखोगे रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग आपके एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स का, ये आपको फिक्स नंबर देगा। टीडीएस टीसीएस भी आपके एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स का, ये भी आपको फिक्स नंबर देगा। एंड रेजिडेंशियल स्टेटस किसी और चैप्टर के साथ जुड़कर आएगा एंड आपको ये 6 नंबर देगा। ये रहेगा आपका कैटेगरी नंबर ए वाले चैप्टर्स, इनको आपने 100% करना है, थोरोली करना है। ठीक है, कोई यहां पर आपने कोई लीनियंटली नहीं लेना, सारी चीज आपको डिटेल में करके जानी है इसके अंदर। वैसे भी इस बार आपके पास 2 दिन है प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको सारे ही टॉपिक करके जाने। जब आपने इतना कर लिया उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा, तो आप सैलरी, अदर सोर्स एंड हाउस प्रॉपर्टी देखोगे। इसमें भी आप क्या करना, पहले अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी देखना, इसको आप करना बिल्कुल लास्ट में, सैलरी को, क्योंकि ये आपका काफी टाइम खराब कर देगा। सैलरी चैप्टर जो आपको करना है ना, आपने बिल्कुल लास्ट में देखकर जाना है। फिर आपका आता है कैटेगरी नंबर सी। कैटेगरी नंबर सी में जो बेसिक्स वाला टॉपिक था हमारा, उसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एओपी बीओआई का डिफरेंस था, एक जो हमारे कुछ ऐसे केसेस होते थे जहां पर हमें रिटर्न प्रीवियस ईयर के अंदर ही फाइल करनी होती थी एंड टैक्स भी प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे करना होता था। कुछ हमारे स्पेशल केसेस थे वहां पर हमारे, आई थिंक सेंड करके मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी याद करवाने के लिए आपको, वो छोटे मोटे जो पॉइंट्स थे वो आपने देखने हैं। फिर उसके बाद जो मिसलिनियस टॉपिक्स थे, एग्रीकल्चर इनकम, डीम्ड इनकम, ये सारी चीजें आपको देखनी है। बिल्कुल लास्ट में फिर आपने देखना है एडवांस टैक्स। सर ये क्या है? एडवांस टैक्स तो हमारा टीडीएस टीसीएस के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन सीए इंटर लेवल पर यूजुअली नहीं पूछा जाता, तो इसको आपने लास्ट में देखकर जाना है। एंड इसमें बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जो आपकी 4 ड्यू डेट्स होती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, उसमें कितना कितना आपने पे करना है, 15%, 45%, 75%, 100%, बस उतना देखकर जाना है। ये था आपका एबीसी एनालिसिस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट डे पर आपने इसी सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, चलो हो गया हमारे एबीसी एनालिसिस के बाद। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, जो कुछ प्रो टिप्स आपको मैंने देनी है जो कि आपने लास्ट में ध्यान देनी है। देखो भाई, कैटेगरी ए जो है आपने थोरोली करनी है, या आपको एग्जाम के अंदर 25 to 30 मार्क्स आपको लेकर देगा। इसमें आपने एक एक टॉपिक अच्छे से करने हैं, ऐसा नहीं कि आपने पीजीबीपी उठाया एंड उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। इसका आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से देखने हैं, क्योंकि देखो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पीजीबीपी आएगा, हमें पता है कि टीडीएस आएगा, लेकिन टीडीएस आएगा, पीजीबीपी आएगा, उसमें उसके अंदर से क्या टॉपिक आएगा वो हमें नहीं पता। राइट, वो कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है ना, तो आपने ए और ए को बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर कैटेगरी नंबर बी जो है ना, अगर आपके पास टाइम कम है तो कैटेगरी बी के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने देखने हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में वैकेंसी देख लिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट देख लिया, या सैलरी के अंदर परक्विजिट्स वाला पॉइंट आपने देख लिया, तो वो होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपने एटलीस्ट आपने वो देखकर जाने हैं। एंड कैटेगरी सी जो है ना, इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो ही आप इसके ऊपर फिर टाइम लगाना। क्लियर है सारा? चलो हाँ, अब कुछ चैप्टर स्पेसिफिक बातें मैंने बता दी हैं। जैसे जो आपका टीडीएस वाला चैप्टर आता है, टीडीएस वाला, इसके अंदर क्या होता है कि रेट याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक चीज आपको बताता हूं मैं यहां पर, देखो टीडीएस का ना मैंने यहां पर एक समरी शीट बना रखी है। इस टीडीएस की समरी शीट को आपने अच्छे से याद करके जाना है। 2 पेज की आपकी समरी शीट है, 2 घंटे इसके ऊपर लगाओ, बस ये समरी शीट आपको याद करके जानी है। एक बार आपने ये याद कर लिया ना, फिर उसके बाद जाकर आपने टीडीएस के जो आपके अलग अलग जो एक्स्ट्रा बातें लिखी होती है हर एक प्रोविजन के साथ में, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे होते हैं, बस आपने उसको एक बार हल्का सा रीड करके जाना है। इतना आपने कर लिया ना तो टीडीएस का चैप्टर आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा एंड उसके बाद आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। एग्जाम के अंदर 4 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। अच्छा, पीजीबीपी की बात करें तो पीजीबीपी जो चैप्टर है ना, कई बार कंफ्यूज करता है कि सर डिसअलाउ क्या होता है, अलाउ क्या होता है, टैक्सेबल क्या होता है, या डिडक्शन कब ली जाती है, एग्जेम्पशन कब ली जाती है। तो आपको ना समझना है कि जब पीजीबीपी आपने पढ़ना है, आपके माइंड में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलना चाहिए। अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग आपने चल लिया,
फिर देखो कि इसके अंदर क्या चीज डेबिट हो रखी है, अगर हो रखी है नहीं होनी चाहिए तो उसको ऐड बैक कर दो। इस तरीके से आपने चलना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा माइंड में रहना चाहिए। मेरी रिवीजन देखना है इसकी, आपको ऑलरेडी ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपने फिर सारी की सारी एडजस्टमेंट कवर करनी है एंड उसके बाद एक बड़े क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करके भी देखना है पीजीबीपी के लिए स्पेशली। राइट, चलो उसके बाद देखो सैलरी चैप्टर की बात करो। सैलरी में ना अगर आपको टाइम मिलता है तो आपने सैलरी करना है एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं एंड उसमें भी ना सिर्फ फॉर्मूलों को याद करने पर ध्यान देना है। जो फॉर्मूले याद करने होते हैं, लिमिट्स याद करनी होती है, वो जो हमारी अलाउंसेस की लिमिट थी, चिल्ड्रन चिल्ड्रन वाली स्टोरी थी, वो स्टोरी याद करके आपने जाना है। ये सब चीजें आपको देखनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये सब चीजें रट्टा मार के आने। क्लियर है? एक चीज का ध्यान रखना कि आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, हर एक क्वेश्चन आपका एब्सोल्युटली न्यू रहने वाला है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो आपने लास्ट डे पर ना अपने प्रोविजंस को रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करना है एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे कम फोकस करना है। ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट टाइम पर आपका प्रोविजन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्वेश्चन सॉल्विंग इज द लास्ट प्रायोरिटी। ये आपको ध्यान रखना है। और आपने क्या करना है, जब एक बार ये प्रोविजन पढ़ लिए तो हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन अगर आप चाहो तो लिख कर देख सकते हो, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, टाइम होगा तभी लिखना। और कई बार स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर मैंने कोई चैप्टर पहले किया ही नहीं, जैसे बड़े सारे स्टूडेंट है जो कि कैपिटल गेन करके नहीं जाते। तो अगर आपने पहले नहीं कर रखा ना तो अब मत करना। अगर टाइम देखो टाइम नहीं मिलेगा आपको तो अब क्या करना है, अब आपने कोई भी नई चीज को आपने स्टार्ट नहीं करना। अब उसका टाइम हमारे पास नहीं है। अगर मैं आप उससे 1 महीने पहले बात करते तो मैं आपको कहता कि कर लो, लेकिन अब नहीं बोलूंगा। अब आपके पास टाइम नहीं है ये सब चीजें करने के लिए। कोई नए टॉपिक आपको नहीं उठाना अब यहाँ पर। लेट ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, एक बार आप इसको देख लो, आप चाहो तो उसकी फोटो भी ले सकते हो। एंड ये जो मैंने शीट यहाँ पर यूज करी है, एंटायर शीट ये वाली, ये पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पे अंडर फ्री रिसोर्सेज। राइट, चलो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, हमारी रिविजन अच्छी लगती है, तो जरूर हमारे बैचेस को भी एक बार चेकआउट करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।